हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की क्लास। यहाँ से देखिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर अति लघुत्तरी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब से माना जाता है। जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं इसका उत्पत्ति काल कब से माना जाता है। तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी मानी जाती है। जो महासागर हैं इसमें जीवों की प्रथम कड़ी किसे माना जाता है, तो इसे माना जाता है अमीबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था। जो हमारे पूर्वज थे इस पृथ्वी पर तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था होमो सैपियंस, यानी कि निपुच्छ कपी मानव, बिना पूंछ का कपी मानव। सौरमंडल क्या है, अब बात करेंगे हम सौरमंडल की। तो जो सूर्य के परिवार को ही तो सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह क्या है। समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। यहाँ से देखिए, समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह, और जो ग्रहों के टूटे हुए पिंड होते हैं वो उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास तथा भार कितना है। तो सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.19 × 10⁻27 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1496 करोड़ किलोमीटर है। कितनी, 1496 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा असंख्य तारों और विशाल पुंज जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। समझ गए आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा यानी कि जहाँ पर असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की ग्रहों के नाम बताइए। तो सौरमंडल के ग्रहों के नाम देखिए सीक्वेंस में देखिए, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल क्या है। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या है, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। बस इतना याद रखो कि सुंदर आकृति में व्यवस्थित होते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। आकाशगंगा के तारामंडल को नाम बताओ। तो आकाशगंगा के तारामंडल के नाम वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, छाया क्या है। अब छाया क्या है यहाँ से देखिए, थोड़ा समझिए। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को, अपारदर्शी जिसके आर पार प्रकाश जाने वाले मार्ग नहीं होते हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है। अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार प्रकाश, हवा, पानी कुछ जा न सके। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु को दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। ध्यान से समझना सूर्य ग्रहण क्या होता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये बना दिया मैंने सूर्य और ये बना दी मैंने पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गया, ये आ गया चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया, जिस चंद्रमा की छाया किस पे पड़ने लगती है, पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब माना जाता है। यहाँ से देखिए, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन,
जब सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ये बना है सूर्य, ये बना है जब पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा, ये बना है चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, ये आ गई पृथ्वी, ठीक। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी की जब उपछाया चंद्रमा पर पड़ती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य अपनी जगह पे रहता है, सूर्य कभी नहीं बदलता है। कभी पृथ्वी, कभी यहाँ पे ये चंद्रमा यहाँ पृथ्वी, कभी यहाँ पृथ्वी होती है, यहाँ चंद्रमा होता है, और कभी पृथ्वी जहाँ है यहीं होती है और चंद्रमा यहाँ होता है। यानी कि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर रहता है, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम है इसरो। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 में। नासा का पूरा नाम बताओ। तो नासा का पूरा नाम है नेशनल, यहाँ से देखिए, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? यहाँ से देखिए, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर 1 बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बालुई तथा दोमट पथरीली मिट्टी, जड़ौत मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों को फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, ये रबी की फसल है। और जायद की फसल वो होती हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब जो बरसात में होती हैं वो जायद की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? तो सिंचाई की प्रमुख विधियाँ, यहाँ से देखिए, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो कृषि के प्रमुख यंत्र तो सभी लोग जानते होंगे, खेती तो लगभग सब लोगों के यहाँ होती है। हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा के स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। जो मृदा है, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के साथ बहाव होकर चली जाती है, तो उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि है हाथ से छिटकावा विधि। जब हम लोग देखते हैं कि जो लोग एक झोला ऐसा बना लेते हैं, कंधे में टांग लेते हैं, उसी से निकाल के गेहूँ फेंकते हैं खेतों में, तो उसी को कहते हैं छिटकावा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल किसे कहते हैं? अब आप ही लोग हैं, कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य से क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है उसे हम कार्य कहते हैं। जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम कार्य कहते हैं। जैसे अगर एक बक्सा रखा हुआ है हमारा एक स्थान पर, अगर हमने उसमें बल लगाया, बल लगा के दूसरी जगह खिसका के रख दिया, तो उसी को तो कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक बार फिर से देखें ऊर्जा की, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है या सदिश? तो ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है।
यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है? जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? यहाँ से देखिए के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये जो यांत्रिक ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा जैसे ये यांत्रिक ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है। दूसरी रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से ही सारी दुनिया में ये सब जीव जंतु हैं, क्योंकि उसकी सूरज की रोशनी से ही हम सब जीवित हैं। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। गीले कपड़े और गीली लकड़ियाँ तथा वस्तुओं में धूप में रखें तो क्या हो जाता है? सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। अगर हम लोग गीले, ये तो बातें सभी को पता है, क्योंकि हम लोग डेली कपड़े धुल के छत पे डालते हैं, जैसे ही डालते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो गीले कपड़े और गीली लकड़ियाँ वस्तुएं जब धूप में रखते हैं तो ये सूख जाते हैं। सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? जब ये हमारे कपड़े या लकड़ियाँ सूखती हैं तो ये नमी कहाँ चली जाती है? तो ये वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? तो हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य की ऊर्जा और सौर ऊर्जा के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी है या कुछ भी है, अगर हम लोग उन्हें जलाते हैं तो दहन किया, दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादन पर निर्भर करते हैं। ये तो डेली वाली बातें हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है या बस से या कार से या बाइक से जाएंगे तो पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे। तो परिवहन के साधन किस पर निर्भर करते हैं? पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। आजकल जो तकनीक है विद्युत ऊर्जा के बिना चल ही नहीं सकती। पंखा में, मशीन में, फ्रिज में, टीवी में, कूलर में, कंप्यूटर में, एसी में आदि चलाने में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो हम फ़ोन चला रहे हैं इसमें भी हमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग चाहिए होता है। उसे भी हम चार्ज करते हैं ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से, तभी तो चलता है। बायोगैस से क्या तात्पर्य है? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। जो गोबर गैस से प्लांट होता है उससे उत्पन्न जो गैस होती है उससे बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा से सीमित स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, यथा पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादन ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। ये जो पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादन है ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। आसवन विधि किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि किस कार्य में किया जाता है? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, ये जो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जी लाखों सालों करोड़ों पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे उनमें से जो ईंधन निकलता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऊर्जा के असीमित स्रोत कौन से हैं? तो वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य। पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो हमारा रुधिर है इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। 49 क्वेश्चन, जीवन की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, इनकी हमारी जो ज़रूरियात हैं डेली की, तो वही तो आवश्यक हैं जीवन के अस्तित्व के लिए। भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? तो जो हम डेली यूज़ में, जो हमारी डेली वास्तविकता, यानी हमारी जो क्या कहते हैं वो, एक सेकंड रुकना, जो ज़रूरियात हैं उन्हीं को तो हम उन्हीं को कहते हैं साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा, वायु, जल, समुद्र, ज्वार, जैल मात्रा, बायोगैस, वैकल्पिक ऊर्जा के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं या सोलर कुकर से आपका क्या आशा है? जो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में प्रयोग करते हैं। 52 क्वेश्चन, सौर सेल किसे कहते हैं?
सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को तोड़ा या जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सोलर पैनल का प्रयोग किस विशेष रूप में किया जाता है? तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? वायु के गति से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। 55, क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? बहती हुई जल से गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार का बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत होता। क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं? ज्वारीय लहरें तरंगों की अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत ऊर्जा की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं हो सकता है। ऊर्जा का कभी विनाश नहीं हो सकता, उसे केवल एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा एवं तेजी से करने में सहायता करते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन। सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। चाबी। सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है: उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। घिरनी को समझाइए। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक एवं तृतीय उत्तोलक। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताइए। प्रथम उत्तोलक हैंडपंप क्या है? प्रथम उत्तोलक। अब द्वितीय उत्तोलक पहिए वाली ट्रॉली द्वितीय उत्तोलक। तृतीय उत्तोलक चिमटा, चाकू, हल, ये सब क्या है? चिमटा, चाकू, हल तृतीय उत्तोलक है। झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। केंद्रक क्या है? केंद्र कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रसकाई सघन पिंड है। यह अधिक गहरी रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक कोशिका का जीवन है। केंद्रक जीवद्रव क्या है? तो केंद्रक के अंदर की गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थों को केंद्रक जीवद्रव कहते हैं। कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका के 3 अंग होते हैं: कोशिका द्रव और केंद्रक। 69 क्वेश्चन, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवाहन ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं? तो जीवन के आधार पर आधारभूत क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जीवधारियों में प्रजनन की कौन सी विधियां होती हैं? तो जीवधारियों में प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: वर्धी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। 72 क्वेश्चन, वर्धी प्रजनन क्या है? में प्रायः पौधों में पाया जाने वाला जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती के नए पौधों का जन्म होता है, तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, लैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की आवश्यकता निम्न है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधो शाखा या श्वसन अंग। क्वेश्चन नंबर 78, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है: एक तो अच्छी कंकाल, एक अनुबंधी कंकाल। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां 2 प्रकार की होती हैं: एक तो ऐच्छिक क्रियाएं, एक अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वो जो आप अपनी इच्छा से करें, अनैच्छिक क्रियाएं वो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। ऐच्छिक क्रियाएं खेलना, हंसना, खाना, और अनैच्छिक क्रियाएं
जैसे कोई दुख भरी चीज़ देखो तो अपने आप आंसू निकल आते हैं। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, गर्मी है तो पसीना निकल आता है। पलकों का झपकना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। पलकों का झपकना, पसीना निकलना, ये सब अनैच्छिक क्रिया हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। रत्नक, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रफेज। रफेज किसे कहते हैं? छिलके वाले अनाज या सब्जी में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे रफेज कहते हैं। जो छिलके वाले अनाज होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनमें सेल्यूलोज नामक रेशेदार पाए जाते हैं, जिसे रफेज कहते हैं। विटामिन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? विटामिन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी, सी। और वसा में घुलनशील के, ई, डी, ए। किसी ऐसे एक भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 लीटर से 2 लीटर लगभग। कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। जब हम लोग पेट भर के खाना नहीं खाते हैं तो वो अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। भोजन में परीक्षण की कौन सी विधियाँ हैं? तो भोजन के परीक्षण की निम्नलिखित विधियाँ हैं: अंतराल में उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा डिब्बाबंदी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो प्रमुख संक्रामक रोग हैं हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर, खांसी तथा टिटनेस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। अगर हम लोग खराब भोजन करेंगे या दूषित वातावरण में रहेंगे तो सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शरीर में व्यतिक्रम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। अगर हम लोग जैसे कोचिंग जा रहे हैं, अगर एक बच्चे को जुकाम है, खांसी है और उसके जस्ट बगल में हम लोग बैठ गए तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। उसी की बेंच पे अगर बैठ गए तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि खांसी जुकाम कैसा है? संक्रामक रोग है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। संचारी रोग क्या होता है? वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे को मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें भी संचारी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं: सांसर्गिक रोग या नंबर 2 संचारी रोग। परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश शून्य होता है। परमाणु का आवेश क्या होता है? शून्य। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो परमाणुओं के नाभिक में प्रायः प्रोटॉन की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। 97 क्वेश्चन। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणु के द्रव्यमान को बतलाने वाले एकक क्या है? C12 परमाणु के A12 अर्थात 1.66033 × 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में 72 कोष कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसे तत्व की संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है? ध्यान से पढ़ना। यौगिक और मिश्रण में फर्क देखो। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित रूप में। यौगिक में निश्चित रूप में यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं और मिश्रित में अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। ये हो गए 100 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। और एक बात जहाँ से पहले सुनिए उसके बाद में बैक कीजिएगा कि ये ज़्यादातर जो BTC में क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर आते हैं, तो ये वन लाइनर प्रीवियस ईयर ही हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपका 80 से 85% पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी विज्ञान में बैक नहीं लगेगी। बच्चों की बैक लगती है मैथ में, विज्ञान में, इंग्लिश में। तो ये क्लास आप लोग ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद जाएं। मुझे ये नहीं है मतलब कि मेरी क्लास आप लोग देखो या सब्सक्राइब करो, बस ये है कि आप फेल नहीं होने चाहिए। आप ये क्लास देखो, बैक नहीं लगनी चाहिए, पढ़ो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।